गरीब बहू का 150 कमरों वाले ससुराल में स्वागत। सुबह का समय था। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी लगी हुई थी, जहां गौरी अपने पिता के साथ चाय बना रही थी और वो बर्तन धो रही थी और ग्राहकों को संभाल रही थी। अरे श्यामू, आज फिर चाय पतली बना दी क्या? भैया, दूध वाला 2 दिन से उधार नहीं दे रहा। लो अंकल, मैं आपके लिए नई चाय बना देती हूँ, इस बार अच्छी लगेगी। तू ही इस टपरी की असली मालकिन है। गौरी बिटिया, तू पढ़ाई में अच्छी थी ना, फिर ये सब क्यों कर रही है? गरीबी में सपनों से पहले घर चलाना जरूरी होता है चाचा। बेटी सुबह से खड़ी है, थोड़ा आराम कर ले। आराम कर लिया तो आज का राशन कैसे आएगा पापा? यामू भाई, तेरी बेटी बहुत समझदार है। हाँ, बस भगवान इसकी किस्मत भी अच्छी कर दे। दीदी, स्कूल वाले बोल रहे थे फीस नहीं भरी तो नाम काट देंगे। नाम कोई नहीं काटेगा, तेरी पढ़ाई मैं रुकने नहीं दूंगी। गौरी, दवाई खत्म हो गई बेटा। कल ले आऊंगी माँ। हर बार यही बोलती है। आज पूरी कमाई सिर्फ 280 रुपए हुई। कोई बात नहीं पापा, कल ज्यादा होगी। ऐसे ही दोनों बाप बेटी चाय की टपरी चलाकर जैसे तैसे घर चला रहे थे। एक दिन शाम को तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क लगभग सुनसान थी। तभी एक तेज रफ्तार बड़ी काली लग्जरी कार फिसलकर सड़क किनारे पलट जाती है। गौरी और उसके पिता बिना डरे मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। पापा जल्दी आइए, कार पलट गई। अरे मदद करो। कांच तोड़ो जल्दी। श्यामलाल पत्थर मारकर शीशा तोड़ते हैं। धीरे, इन्हें चोट लगी है। गौरी और लोगों की मदद से गाड़ी के ड्राइवर और पीछे बैठी औरत को निकालती है और फिर एक आती हुई गाड़ी को रोककर उसमें उन दोनों को पास के अस्पताल ले जाती है। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगर 10 मिनट देर हो जाती तो दोनों ही नहीं बचते। थोड़ी ही देर में उन लोगों के परिवार वाले आ जाते हैं और फिर गौरी और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। फिर गौरी और उसके पिता अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। 3 महीने बाद अचानक पूरे गांव में हलचल मच जाती है जब 15-20 बड़ी गाड़ियां गौरी की झोपड़ी के सामने आकर रुकती हैं। सावित्री देवी अपने पति महेंद्र के साथ उतरती हैं। पूरा गांव इकट्ठा होकर देखने लगता है। अरे, ये तो शहर के बड़े लोग लग रहे हैं। श्यामू की झोपड़ी में इतने अमीर लोग? पापा, ये तो वही आंटी है जिनकी हमने जान बचाई थी। हाँ बेटा। कैसी हो गौरी? जी ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? श्यामलाल जी, आज हम यहाँ एक रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता? हम अपने छोटे बेटे राघव की शादी गौरी से करना चाहते हैं। मालिक, हम गरीब लोग हैं। हमें आपकी बेटी के संस्कार पसंद आए। जी। और कमला जी, आपका आज से इलाज हमारी जिम्मेदारी। सोनू की पढ़ाई भी, आप हमें बस आपकी बेटी दे दीजिए। मेरी बेटी की किस्मत सच में बदल रही है। ऐसे ही रिश्ता तय हो जाता है। सब खुश थे, पर उधर शहर की आलीशान हवेली में जैसे ही राघव को अपनी शादी की बात पता चलती है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वहीं उसकी जेठानी निधि और बहन कृति इस रिश्ते का मजाक उड़ाने लगती हैं। मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कर दी। हमने जो किया सोच समझ कर किया। और चाय बेचने वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी? भैया, वो इस घर के बाथरूम देखकर ही डर जाएगी। मम्मी जी, सर्वेंट और बहू में फर्क होना चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, फैसला हो चुका है। वो लड़की हमारे घर की छोटी बहू बनेगी, मतलब बनेगी। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये शादी होकर रहेगी। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी होती है, जिसका पूरा खर्चा सावित्री देवी ही उठाती हैं। मीडिया, बड़े बिजनेसमैन और हजारों मेहमान मौजूद होते हैं। गौरी डरी हुई नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही होती है, जबकि राघव गुस्से में सारी रस्म कर रहा होता है। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। देखो तो सही, कितनी डरी हुई लग रही है। लगता है अभी रो पड़ेगी। मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अब ये हमारी बेटी है। गौरी पहली बार अपने 150 कमरों वाले ससुराल पहुंचती है। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। सारे सर्वेंट्स फूलों के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। रात का समय था। गौरी पहली बार अपने नए कमरे में आई थी। इतना बड़ा कमरा, बड़ी बड़ी खिड़कियां, महंगे पर्दे और चमकते झूमर देखकर वो हैरान हो जाती है। और इधर राघव अब भी इस शादी से खुश नहीं था और उससे दूरी बनाए हुए था। इतना बड़ा कमरा, बाप रे। ये सब देखकर इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। जी। और ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करना। आप चिंता मत कीजिए, मुझे रिश्ते जबरदस्ती निभाना पसंद नहीं। उधर गौरी के माता पिता और भाई की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है।
महेंद्र सिंह ने श्यामलाल को शहर में बड़ी चाय और नाश्ते की दुकान खुलवा कर दी, जिसके साथ ही एक बड़ा सा घर दिया। उसकी माँ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी करवा रहे थे और उसके छोटे भाई का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दिया। गौरी को यह सब पता चला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी सावित्री देवी और महेंद्र के पैर छूती है। आप दोनों ने मेरे परिवार को नई जिंदगी दे दी। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। आज पहली बार श्यामलाल जी हंसते हुए मिले। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रिश्तों में एहसान नहीं होते बेटी। राघव दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई देती है। धीरे धीरे गौरी पूरे घर को समझने लगती है। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, मंदिर सजाती, पूजा करती और फिर सर्वेंट्स के साथ मिलकर पूरे घर का काम संभालने लगती। इतने बड़े घर में भी उसने सबके साथ अपनापन बना लिया था। बहू जी सुबह के 5 बजे से जागी हुई हैं। पहली बार कोई मालकिन किचन में खुद आई है। शांति दीदी, आज मेहमान ज्यादा है तो नाश्ते में पराठे ज्यादा बनवाइए। जी गौरी बिटिया। और फूल वाले को बोल दूं मंदिर में ताजे फूल भेज दे। हाँ काका। सावित्री देवी दूर से सब देख रही होती है। इतने कम दिनों में इसने पूरा घर संभाल लिया। सच में। निधि ऊपर बालकनी में खड़ी होकर जलन के मारे इस तरफ देखती है। बहुत जल्दी सबकी फेवरेट बन रही है। कुछ करना पड़ेगा भाभी, वरना ये गरीब सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगी। जेठानी और ननंद मिलकर गौरी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, तो इधर राघव अब भी उससे दूरी बनाए रखता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी केयर नोटिस करने लगा था। दूसरी तरफ निधि सीक्रेटली दुबई के बिजनेसमैन शेख हामिद से मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। अगर तुमने अपने परिवार की कंपनी की इंफॉर्मेशन मुझे दे दी तो तुम जैसा चाहती हो उससे डबल प्रॉफिट होगा। मैं हमेशा इस घर में दूसरे नंबर पे रही हूँ और मैं तुम्हें नंबर 1 बना सकता हूँ। निधि धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगी थी। ऐसी कई चीजें एक साथ हो रही थी, तो पूरा परिवार हवेली के प्राइवेट पूल एरिया में एंजॉय कर रहा था। कोई जूस पी रहा था, कोई म्यूजिक सुन रहा था। इसी बीच निधि का बेटा चिंटू खेलते खेलते पूल के किनारे पहुंच जाता है और अचानक पानी में गिर जाता है। मम्मी बचाओ मुझे मम्मी। हाँ हाँ बेटा, अरे कोई बच्चे को बचाओ। गौरी दूर से ये देख लेती है। चिंटू। गौरी को तैरना नहीं आता था, फिर भी वो बिना सोचे पूल में कूद जाती है। वो किसी तरह चिंटू को पकड़ लेती है, लेकिन खुद पानी में डूबने लगती है और बेहोश होने लगती है। इतने में राघव आ जाता है। राघव दोनों को बाहर निकालता है। गौरी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, गौरी तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। तुम ठीक तो हो बेटा? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर आज चिंटू जिंदा है तो सिर्फ गौरी की वजह से। तुम ठीक हो ना? निधि दूर खड़ी सब देख रही होती है। इसने मेरे बेटे को बचा लिया तो क्या मैं इस गरीब लड़की को कभी अपनाने वाली नहीं। पूल वाले इंसिडेंट के बाद राघव का बिहेवियर थोड़ा बदलने लगता है। वो पहली बार गौरी की केयर करने लगता है। उधर रात को निधि सीक्रेटली दुबई के बिजनेसमैन शेख हामिद से फिर मिलने जाती है। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो कैसे लाऊंगी? वो तुम देखो, अगर आगे तुम्हें एक क्वीन की तरह रहना है तो। सही कहा, मुझे कुछ सोचना होगा। निधि धीरे धीरे कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को पैसे देकर इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है। वो सीक्रेटली फाइल्स की फोटोज लेकर शेख हामिद को भेजती रहती है। किसी को उस पर शक नहीं होता। वेरी गुड, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। हाँ सच में। उसी बीच गौरी कई बार निधि को शेख हामिद से फोन पर बातें करते हुए सुनती है। एक दिन वो पार्क में भी उसे सीक्रेटली मिलते हुए देख लेती है, पर उतना ध्यान नहीं देती। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक सुबह पूरे सिंह परिवार पर मुसीबत टूट पड़ती है। कंपनी के शेयर्स अचानक नीचे गिर जाते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है और बिजनेस डील्स कैंसिल होने लगती हैं। पूरा परिवार शॉक में था। ये इम्पॉसिबल है, सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर कैसे गई? हमारे कंपेटिटर्स को हर डील पहले से पता थी। किसी इनसाइडर ने इंफॉर्मेशन लीक की है। हे भगवान, अब क्या होगा? सब लोग मीटिंग्स में बिजी थे, लेकिन गौरी चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से निधि बार बार उसी बिजनेसमैन से मिल रही थी। तभी गौरी सीक्रेटली कंपनी के सबसे पुराने एम्प्लॉय मोहन की मदद लेती है। दोनों धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जोड़ने लगते हैं। भाभी जी किसी दुबई वाले बिजनेसमैन से मिल रही थी। क्या? अगर ये सच है तो मामला बहुत बड़ा है।
मोहन सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। उसमें निधि और शेख हामिद क्लियरली दिखाई देते हैं। गौरी सबूत देखकर शॉक हो जाती है। भाभी जी ने सच में? अब हमें जल्द से जल्द पुलिस और लॉयर को इन्वॉल्व करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगले दिन अचानक हवेली के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है। गौरी, मोहन और फैमिली लॉयर अंदर आते हैं। गौरी के हाथ में कुछ फाइल्स और सीसीटीवी फुटेज होती हैं। हमें कंपनी इंफॉर्मेशन लीक मामले में शिकायत मिली है। ये सब क्या है? सर, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स अंदर से लीक हुई थी। किसने किया ये सब? गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलवाती है, जिसमें निधि और शेख हामिद पार्क में फाइल्स एक्सचेंज करते हुए दिख रहे होते हैं। निधि, ये क्या है? निधि, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्या कमी रह गई थी? मुझे माफ कर दो, मैं बस अपना हिस्सा चाहती थी, तुम्हारे लिए किया। पुलिस ऑफिसर बताता है कि शेख हामिद पहले भी कई बिजनेस फ्रॉड कर चुका है। शेख हामिद ने मैडम को भी इस्तेमाल किया है। ये सारे पेपर्स लीगल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या? उसने कहा था पार्टनरशिप होगी। अगर गौरी समय रहते सबूत ना निकालती तो हम सड़क पर आ जाते। तुमने सिर्फ बिजनेस नहीं, हमारा भरोसा तोड़ा है। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। जिसे बेटी माना उसी ने घर उजाड़ने की कोशिश की। असल क्रिमिनल शेख हामिद है। भाभी जी लालच में आ गई थी। विक्रम भैया, आप मुझे बहन मानते हैं ना? भाभी को माफ कर दीजिए। आपका छोटा बच्चा है, उसका तो ख्याल कीजिए। और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। पूरा घर शांत हो जाता है। पहली बार निधि को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दौड़कर गौरी को गले लगाकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। अब सब ठीक हो जाएगा भाभी जी। निधि, जिसे तुम गरीब बोलकर ताना देती थी, परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, आज वही बहू इस घर की असली लक्ष्मी है। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं राघव जी, अब सब ठीक हो गया। इसी तरह सबको गौरी की अहमियत समझ में आ जाती है। निधि भी गौरी के साथ मिलकर 150 कमरे वाला महल संभालने लगी। हर चीज पर ध्यान रखती। इधर कृति का व्यवहार भी अपनी छोटी भाभी के साथ अच्छा हो गया और राघव भी गौरी को पसंद करने लगता है।